अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद और मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हूं हसन लियाकत। हैप्पी मंडे कहेंगे, गजल हैप्पी मंडे भी कहना लाजमी है क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन है। हफ्ते का पहला दिन बड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए क्योंकि वो रूटीन से हट चुके होते हैं। 2 दिन वो हाँ मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। फैमिली के साथ होता है, बंदा आगे पीछे एंजॉयमेंट करता है, उसके बाद एकदम काम कोई भी हो, काम चाहे एंकरिंग का है या फिर कोई और काम है, काम मुश्किल होता है। और जो इंसान जो काम करता है उसको वो काम बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन आज मंडे और आज मैं बहुत ही अच्छी खबर के साथ आगाज करूंगा। खबर यह है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज में शिकस्त दे दी और T20 सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी है और पाकिस्तान ने आज खूब मुकाबला किया। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 189 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे और वेस्ट इंडीज की टीम महज 176 रन ही बना सकी है। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान 74 रन बना के प्लेयर ऑफ द मैच रहे और उसके साथ साथ साइम अयूब ने 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इसके अलावा अगर बॉलिंग में बात की जाए तो हसन अली, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, साइम अयूब और सुफियान मुकीम ने एक एक विकेट लिया और यूं पाकिस्तान 13 रन से मैच जीतने में कामयाब हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और आपको ये बताता चलूं कि जब से T20 क्रिकेट का आगाज हुआ है आज तक वेस्ट इंडीज की टीम कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में फतह याब नहीं हो सकी। एग्जैक्टली और ये जो आपने अच्छी खबर दी है ना, इससे पहले जब मैं तैयार हो रही थी मेकअप रूम में तो मुझे बाहर वैसे भी खुशियां नजर आ रही थी जिस तरह से तमाम न्यूज चैनल्स पर चल रही थी। बिल्कुल ऐसी। और एक और मैं आपको बताऊं कि एक मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की खबर ये है कि मोहम्मद नवाज, जिनको हम काफी लंबे अरसे से देख रहे थे कि वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर रहे थे, वेस्ट इंडीज की सीरीज में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। अच्छा। सो पूरी सीरीज में उनके बल्ले से रन आए, उन्होंने बॉलिंग में विकेट्स लिए और कमाल की परफॉर्मेंस दिया मोहम्मद नवाज। बिल्कुल जबरदस्त। पाकिस्तानी टीम को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और अब आपने खेल के रिलेटेड बात कर दी तो मैं कैसे क्रिकेट की बात नहीं करूंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं भी आपको खेल की दुनिया से ही खबर देने वाली हूं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शिरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। हुआ कुछ यूं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार, मुतासिबाना रवैये पर शदीद मायूसी और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। इजलास में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का ये मुत्तफ़क़ा फैसला किया गया है। और इलामे के मुताबिक PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने यह कहा है कि WCL ने जानबूझकर मैचेस ना खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का एकतरफा फैसला किया जो खेल की रूह के बिल्कुल मुनाफी है। और पाक भारत मैचेस की मनसूखी के हवाले से जारी करदा प्रेस रिलीज दोहरे मयार और तासुब का पलंदा भी थी। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मजीद ये भी कहा है कि बैरूनी दबाव पर खेलों के गैर जानिबदाराना उसूलों की खिलाफ वर्जी से इंतहाई अफसोस हुआ है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है अब, क्योंकि PCB आइंदा अपनी टीम को इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए नहीं भेजेगा और कोई इजाज़त नहीं होगी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऐसे मुकाबले में शिरकत की इजाज़त हम नहीं दे सकते कतन, जिसे सियासत की तंग नजरी ने दागदार कर दिया। और बात तो ठीक है। That is absolutely brilliant decision from मोहसिन नकवी साहब एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। क्योंकि हम जब तनकीद करते हैं तो मोहसिन नकवी साहब पे करते हैं, तारीफ भी करनी होगी तो मोहसिन नकवी साहब की करनी होगी। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि कंसिस्टेंसी। मैं अक्सर बात करता हूं कि आपके चेयरमैन PCB को या एक तो पावरफुल होना चाहिए और दूसरा 2-3-4 साल के लिए होना चाहिए। अब ये भी देख लीजिए कि एक तरफ होम मिनिस्टर भी हैं, वजारत दाखिला भी इनके पास है, दूसरी तरफ चेयरमैन PCB है और तीसरी तरफ ये बहुत ही तगड़े चेयरमैन PCB हैं। अपनी तरफ से ये कोई डिसीजन ले लेते हैं तो इनको गवर्नमेंट बैक करती है, पाकिस्तान के डिफरेंट इदारे इनको बैक करते हैं। आपकी कि अपने फैसले पर अटल भी रहते हैं और आंखें दिखा के इस वक्त आंखों में आंखें डाल के इंडिया के खिलाफ ये बातें भी करते हैं, इंडिया को उनकी असल औकात भी दिखाते हैं। और ये वही इंडिया जो कह रहा था कि इंडिया में अगर टूर्नामेंट नहीं होगा एशिया कप का तो हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन अब वही इंडिया एशिया कप खेलने दुबई जाएगा और अबू धाबी जाएगा। और अब पाकिस्तान ने इन्हीं इंडियन, क्योंकि ये जो लीग है ना WCL, इसका ऑनर बेसिकली इंडियन है और उसने इंडियन टीम को बहुत ज्यादा फेवर दी थी। तो अब हमने आंखों में आंखें डाल के उनको बता दिया कि पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं अब आपकी लीग में नहीं आएंगे। बायस्ड बिहेवियर नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे। खवातीन नौज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अच्छी खबर है जो कि मैंने आपको देनी है। खबर ये है कि बारिश भी थी और कानूनी जो रुकावटें हैं वो भी बहुत ज़्यादा थी, हुकूमती मुखालफत भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फ़लस्तीन के हक में एक अजीम शान एहतजाजी मार्च मुनक्किद हुआ। अच्छा। जिसमें कम से कम 1 लाख अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन में बहुत बड़े बड़े नाम थे जिसमें विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज थे, साबिक ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा बॉब कार्क और हुकूमती रुकन पार्लियामेंट और इनके अलावा भी बहुत सारी आम शख्सियात भी इसमें शामिल थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इतवार के दोपहर
सिडनी के मारूफ हार्बर ब्रिज जिसको आप सिर्फ 9:30 की तकरीबात में देखते हैं, उसको ट्रैफिक के लिए बंद किया गया और मुजाहिरीन ने शहर के मरकजी इलाके लेंग पार्क से मार्च का आगाज किया। मार्च दिन 1 बजे शुरू हुआ और बारिश के बावजूद लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए और 1.2 किलोमीटर तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया जो था उस तक ये पुल पर फैल गए। और न्यू साउथ वेल्स पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन में इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 90,000 अफराद शरीक हुए, जबकि मुजाहिरीन के मुंतजमीन का दावा है कि ये तादाद 1 लाख से भी ज्यादा थी। कुछ अंदाजों के मुताबिक 3 लाख अफराद ने मार्च में शिरकत की। अच्छा, एग्जैक्टली ये सिडनी में इस तरह से एहतजाज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको फ़लस्तीन और गजा की सूरत हाल बताएं तो वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है, लोग भूख से मर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब ये देखिए कि इसमें ये ऑस्ट्रेलिया में मार्च हुआ और इसमें कितने मुसलमान हुए होंगे? 20,000 25,000। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी भी थी, दूसरी कम्युनिटीज भी थी और तमाम कम्युनिटीज अब ह्यूमैनिटी के लिए खड़ी हो रही है, इंसानियत के लिए खड़ी हो रही है, इंसानियत के लिए खड़ी हो रही हैं। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर हम तो उस तरह से नहीं भी यहाँ पर विजुअल्स दिखा सकते या अपलोड कर सकते, लेकिन आप सोशल मीडिया पर आप हर बंदा शऊर रखता है, वो देखता है कि किस तरह से उनका हाल बुरा हो रहा है। गजा के लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे उनके मैसेजेस देख के दिल को खुश हो जाता है जब वो इस तरह से वीडियो पैगाम देते हैं कि कोई है हमें सुनने वाला, कोई है हमें देखने वाला, और बाकायदा उनकी हड्डियां अब देखने को सामने मिल रही हैं, इतना ज़्यादा वो भूख से मुतासिर हैं। खैर, अल्लाह ताला उन पर रहम करें। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि पंजाब भर के बागात को अब नो स्मोकिंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोविजन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन स्मोकर्स हेल्थ ऑर्डिनेंस 2002 की शिकों का इत्तलाक किया गया है, जो कि ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 और 7 के तहत अवामी मकामात पर सिगरेट का इस्तेमाल और उसकी सेल ममनू हो चुकी है। और पार्क्स में सिगरेट, ई सिगरेट और तंबाकू से बनी तमाम तर जितनी भी मसनूआत हैं उनकी फ़रोख्त और उनके इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसके अलावा टक शॉप्स पर, कैफेटेरियाज़ में और जितने भी पार्क में मौजूद वेडिंग पॉइंट्स पर भी सिगरेट, आपको पता है वहाँ पर भी फ़रोख्त हो रहे होते हैं, तो उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, ममनू करार दे दिया गया। और पार्क में मुख्तलिफ मकामात पर नो स्मोकिंग बोर्ड्स और हिदायत भी नस्ब की जाएंगी। और नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि पार्क में मौजूद जितना भी अमला है और जो स्टाफ है मुकम्मल मॉनिटरिंग करेगा। अथॉरिटीज़ 10 दिन में कवानीन का निफाज यकीनी बनाएंगी और ये यकीनी बनाने की पाबंद होंगी कि इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी होगी तो फिर जुर्माना होगा। दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। और पंजाब गवर्नमेंट को देखी हमें फेडरल में भी और डिफरेंट जितने भी हमारे दूसरी स्टेट्स हैं, सूबे हैं, वहाँ पे भी इस तरह के कवानीन को भरपूर उनको लाना भी चाहिए और उनके ऊपर अमल दरामद भी करना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे देता हूँ। व्हेन आई वाज इन दुबई, बल्कि उससे भी बहुत पहले था, कि दुबई में आप किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर या फिर किसी होटल के अंदर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। आपको स्मोकिंग करने के लिए वो जो 45 डिग्री या 50 डिग्री की हीट होती है दुबई की, उसके बाहर आना पड़ेगा और वहाँ पे आप धूप के नीचे या किसी शेल्टर के नीचे आप स्मोकिंग करेंगे तो अलाउ होगी, नहीं तो किसी छोटे से भी ना, मतलब गंदे से गंदे ढाबे में भी आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, इतनी वहाँ पे सख्ती है। सो ख़वातीन वज़ात, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है पंजाब की जानिब से, एनवायरनमेंट क्लीन होने के लिए। वैसे इसको ये भी कह सकता हूँ मैं कि टू लिटिल टू लेट, बट पंजाब ने तो कर लिया, बाकी सूबों को भी करना चाहिए। अब तीनों ज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी GBEPA ने दरियाए शिगर के किनारे कायम खोज रिसोर्ट में ये तफसीलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि माहौलियाती कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ किया उन्होंने। और ये इंकशाफ करते हुए रिजॉर्ट की पहली जो कितार है उसमें मौजूद 17 कॉफ़ी बार्स और हट्स को फौरी तौर पर सील करने का और 15 लाख रुपए जुर्माने आयद करने की सिफारिश किया। रिपोर्ट के मुताबिक रिजॉर्ट का गंदा पानी बराह रास्त दरिया में छोड़ा जा रहा है, जबकि स्पिटिंग टैंक भी खुले हैं और गैर महफूज पाए गए हैं, जो गिलगित बाल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ESCA 2015 के मुताबिक और उनके रूल्स की 2023 की खिलाफ वर्जी भी है। और ये एक बहुत ही ऐसा अमल है जो कि गिलगित बाल्तिस्तान को भी गंदा कर रहा है। और आपने पिछले अरसे में वो वीडियो भी दिखाई थी, जो कि एक फॉरनर ने बनाई थी कि किस तरह से एक रिजॉर्ट का पानी अताबाद लेक पे जा रहा था। एग्जैक्टली। और अब देखें ना कि इस तरह से मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर का सिस्टम होता है उसको भी, वो भी बिल्कुल खुले हुए हैं, उसका भी कोई निज़ाम नहीं है। इस हवाले से तमाम तर कॉफ़ी बार्स जितने भी हैं या फिर कैफेज हैं उनको भारी जुर्माना तो आयद करना बनता है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ के वही लोग हैं रखवाले, वही देखने वाले हैं, और तो उस तरह से कोई नहीं है। लेकिन ये जो इंतजाम किया गया है, जो फैसला किया गया है, ये बहुत अच्छा है, ताकि लोगों की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है या फिर लोगों की हेल्थ है उसके लिए बहुत बड़ा इकदाम है। आगे बढ़ते हैं।
आपको वाशिंगटन लिए चलते हैं, जहां पर डीसी के मार्क स्टेवर्ट ने अपनी मंगेतर को बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक प्रपोजल दिया है जहां पर ओलिविया पोस्ट, जो कि उनकी मंगेतर थी, उनको एक अनोखे अंदाज में प्रपोज किया गया और इस खास लम्हे के लिए उन्होंने हवाई के मशहूर और ख़तरनाक आतिश फशां का रुख किया, उसका इंतखाब किया और वो वहाँ पर गए जहाँ पर लावा बह रहा था और फ़ज़ा में एक ख़ास सनसनी भी थी। मार्क ने लावे की रोशनी में ओलिविया को अंगूठी पेश की, जो नहायत दिलकश और जुरतमंदाना मंजर था। ओलिविया ने फ़ौरन हाँ कह दी और दोनों ने गले लगकर इस लम्हे को हमेशा के लिए यादगार भी बना दिया। मार्क ने इस हसीन लम्हों की तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी शेयर की, जो देखने वालों के दिल जीत रही है। काफी यूनिक स्टाइल था। क्या खौफनाक प्रपोजल था। खौफनाक तो था, खौफनाक लेकिन ही था ना, यूनिक भी था। लावे के नीचे था और उसको पता है कि इसके बाद इसकी लाइफ में खौफनाक चीजें ही होंगी, क्योंकि क्या शादी पता कर हो चुका सकता है कि ये एक मतलब साइन हो कि आगे जिंदगी में इस तरह की खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये भी यही सोचना पड़ेगा कि ये कि जबरदस्ती करवाया गया प्रपोजल तो नहीं है। खैर, हाँ। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि हमने सबकी सोच में शेयर की। मेरे पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है जो गजल अगर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आती है तो मैं भी आपके साथ कुछ कम स्टोरीज लेके नहीं आता। बिल्लियां मुकाबला रहता है। हाँ। अब आपको बताता हूँ ना, जैसा कैट्स, बिल्लियों की बात की जाए तो बिल्लियां पानी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? बिल्लियों को जो पानी से नफरत है, अच्छा। इसकी कुछ वजूहात हैं और वो वजूहात मैं आज आपके सामने रखूंगा, जो ज़्यादातर इनकी जो फितरी जबिल्लत और जिस्मानी खुसूसियात से जुड़ी हैं। दरअसल घरेलू बिल्लियों के जो आबा व अजदाद हैं वो खुश सहराई इलाकों, मसलन मशरिक़ वुस्ता, मिडल ईस्ट की बात की जाए, वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ पानी की मिकदार बहुत कम थी। इनके लिए तैरना या गीला होना ज़रूरी नहीं था, इसलिए वो फितरी तौर पर पानी से दूर रहने की आदी हैं। मज़ीद बरा बिल्लियों के बाल की अगर बात की जाए तो उनके बाल नरम होते हैं और उसके साथ साथ घने भी होते हैं, जो गीला होने पर भारी भी हो जाते हैं और जल्द खुश्क नहीं होती। बिल्लियाँ उमूमन अपने माहौल पर काबू रखना पसंद करती हैं। पानी में फिसलने या फिर तैरने का एहसास इनके लिए गैर मुतवक्के और खौफनाक लगता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बिल्लियाँ गंदगी पसंद करती हैं। बिल्लियाँ बहुत साफ़ सुथरी मखलूक हैं और रोज़ाना अपना जिस्म चाट कर साफ करती हैं और पानी इनकी कुदरती खुशबू को बदल सकता है और सफाई के अमल को मुतासर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बिल्ली के माजी में पानी के साथ बुरा तजर्बा रहा हो, मसलन नहलाने में ज़बरदस्ती या ठंडा पानी, तो वो और भी मोहतात या फिर खौफज़दा हो सकती हैं। अच्छा, तो मतलब कोई खास उस तरह से उनकी नहीं है, लेकिन वो वैसे पानी से दूर हाँ, रहती मतलब वो हैं। जिस तरह होता है ना कि बचपन में आपको एक चीज़ से डरा दिया गया, तो उनके आबाओ अजदाद के ज़माने से ये चला आ जा रहा है। मिडिल ईस्ट की ये पैदावार है तहकीक के मुताबिक। लेकिन जिन्होंने बिल्लियां रखी हैं, जिनको शौक है, जिनके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्लियां गंदी होती हैं। हाँ, वो चाट के अपने आप को साफ कर लेती हैं। उनका एक प्रोसेस है, उनको आप अगर पानी से दूर रखें तो अपने प्रोसेस के तहत ही अच्छा जो है वो सफाई कर लेंगे। हर किसी को अपनी एक सेफ्टी होती है ना, तो बिल्लियों को भी ये है कि वो अपनी सेफ्टी करती हैं। वो पानी में इतना खेलना कूदना पसंद नहीं करती, पानी से थोड़ा सा दूर रहती हैं। लेकिन बिल्लियां खुद अपने आप में बहुत सफाई पसंद हैं, वो अपने आप को साफ सुथरा रखती हैं। लेकिन जिन लोगों ने बिल्लियां पाली हुई हैं वो भी बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने देखा है कि उनकी पूरी वैक्सीनेशन करवाते हैं, फिर उनको नहलाते हैं, धुलाते भी हैं। लेकिन यह है कि वो अपने तौर पर पानी से उनको डर लगता है, जिस तरह से हसनैन ने बताया। तो खैर, ये बिल्लियों की खासियत है, शुरू से जो चलती आ रही है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर को पसंद आई होंगी, बहुत ही इन्फॉर्मेशन भी थी इसमें, तो इन्फॉर्मेटिव भी थी। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन ज़ात। अब हमारे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस लाजमी कर रही हैं, क्योंकि पीडीएम में पंजाब ने 5 अगस्त से सूबे के बेशतर अजला में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई की है, जिसके बायस दरियाई चेनाब और जेलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। और डीजी पीडीएम में पंजाब ने सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को पेश की इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की हैं और बताया कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए जवाद मेमन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से हसनैन बात कर रहे हैं, ये जो अपकमिंग मानसून स्पेल है, कब से ये स्टार्ट होने वाला है? इंतजामात तो इसके हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं, तमाम महकमे अलर्ट हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज शाम या रात से जो है कमजोर मानसून हवाएं
और साथ ही साथ एक मगरबी हवाओं का सिस्टम भी जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की तरफ मूव कर रहा है। तो इन दोनों सिस्टम्स के जेर असर जो है वो आज शाम रात से लेके तकरीबन 7 या 8 अगस्त तक जो है वो पाकिस्तान के अक्सर शुमाली इलाका जात और पंजाब के काफी सारे एरियाज में जो है वो वक्फे वक्फे से एक ये नया स्पेल शुरू होगा। और इस दौरान जो है वो इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर जो हमारे सयाती मकामात हैं खुसूसी तौर पर, जहाँ इन दिनों काफी सारे सयाह हजरात मौजूद भी होते हैं, तो वहाँ पर वक्फे वक्फे से जो है वो तेज मूसलाधार बारिशों का जो है वो इम्कान है। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसकी इंटेंसिटी उसी तरह की होगी जिस तरह लास्ट मूनसून स्पेल की थी, और क्योंकि लास्ट जो स्पेल था वो प्रॉपर मूनसून का स्पेल लग रहा था। कराची से लेके आप अगर कश्मीर तक की बात करें तो हर जगह पे बारिशें थी। उसके बाद जो अगला स्पेल आया तो उसमें एक जगह पे बारिश थी, दूसरी जगह पे बारिश नहीं थी। इस दफा कैसा होगा? देखिए, ये पिछले स्पेल से मिलता जुलता ही होगा, क्योंकि इस दफा जो मानसून की हवाएं हैं वो इन इलाकों में कमजोर हैं कंपेयरिंग टू लास्ट स्पेल, लेकिन मगरबी हवाओं का सिस्टम भी जो है वो मौजूद है। तो ओवरऑल लगभग वही इंटेंसिटी रहेगी, लेकिन इसका जो फैलाव होगा वो पिछले स्पेल के मुकाबले में लिमिटेड होगा, क्योंकि ये ज्यादातर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जो को इफेक्ट करेगा, पंजाब के काफी सारे एरियाज को इफेक्ट करेगा, और सिंध के तकरीबन एरियाज में ऐसे कोई बारिश नहीं है। मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। बलूचिस्तान के कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं, योब और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज रहते हैं। सही। अच्छा जवाद साहब, हम अभी सुन ही रहे थे, कोई एग्जैक्ट खबर के हवाले से हमें नहीं इंफॉर्मेशन, आप बताइएगा इस रिलेटेड कि क्या ये मॉनसून अब लंबा होने वाला है, एक्सपेंड होगा इस दफा? जी, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त देखें अब तक जो भी बारिशों का जोर रहा है वो ज्यादातर पंजाब और शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान की तरफ रहा है। सिंध में ऐसे कोई बड़ा स्पेल अब तक नहीं आया है। स्टार्टिंग में जून के आखिरी दिनों में एक स्पेल आया था, उसके बाद जुलाई के दिनों में तकरीबन जुलाई का महीना गुजर चुका, कोई बड़ा स्पेल नहीं था। अपर सिंध, सेंट्रल सिंध के एरियाज में था। अब जो आने वाले दिनों में मौसमियाती पैरामीटर्स स्पेशली 10 अगस्त के बाद से जो है वो बड़ी तब्दीली आना शुरू होगी। अच्छा। और बहरा अरब के सतह समंदर के दर्जे हरारत जो पिछले एक महीने से तकरीबन बहरा अरब खामोश था, वो उसके सतह समंदर के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से जो है वो 10 अगस्त के बाद से इन इलाकों में बड़ी तब्दीली आएगी। और उम्मीद है कि ये जो मौसमियाती पैरामीटर्स जो इस वक्त अब इंडियन ओशन में दाखिल हो रहे हैं, जिसे हम एमजीओ वेव भी कहते हैं, अगर पूरा अगस्त का महीना ये इंडियन ओशन में रह जाता है तो फिर उम्मीद है कि मॉनसून जो है वो सितंबर के तीसरे हफ्ते तक या आखिर तक भी स्ट्रेच आउट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रहा था कि प्री मानसून सीजन भी इस दफा बड़ा अच्छा हुआ, उसके बाद अभी मानसून चल रहा है और बहुत सारे खदशात इस तरह के जाहिर किए जा रहे हैं कि पोस्ट मानसून भी होगा और तकरीबन 15 सितंबर तक होगा। सो ये पोस्ट मानसून भी तमाम पाकिस्तान में होगा या सिर्फ साइली इलाकों में होगा, सिंध में होगा और गवादर के करीब करीब होगा? देखिए हसनैन भाई, नॉर्मल जो डेट्स हमारे पास होती हैं मानसून विड्रॉल की, वो 15 सितंबर के आसपास ही हुआ करती हैं। 15 सितंबर के आसपास जो है वो सिंध के इलाकों से ये रिट्रीट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दफा जैसे हमने जिक्र किया कि सितंबर के तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते तक जा सकता है। फिलहाल पोस्ट मानसून के हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो ग्लोबल पैरामीटर्स जो नजर आ रहे हैं ओवरऑल, वो लानीना की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। और लानीना में अमूमन यही होता है कि पोस्ट मानसून बारिशें भी जो हैं उनमें भी अच्छे स्पेल आ जाती हैं। तो जवाद साहब, अभी आज रात से आपने बताया कि मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कराची में हम देख रहे थे कल हल्की फुल्की बारिश तो हो रही थी, क्या कराची की सूरत हाल भी इसी तरह से रहेगी? कराची की फिलहाल ऐसे ही रहेगी। मौसम खुशगवार है। अब पिछले कई दिनों से जो है वो गहरे समंदरी बादल अक्सर छाए होते हैं। धूप काफी दिनों से ऐसे नजर नहीं आई है और इस तरीके की हल्की फुल्की बूंदाबांदी, लाइट पासिंग शावर शहर में कल भी काफी सारे इलाकों में देखे गए और ये सिलसिला इस हफ्ते भी ऐसे ही चलेगा। फिलहाल जिस तरह हमने बताया कि सिंध के किसी भी इलाके में कोई बड़ा स्पेल नहीं है, तो कराची में भी फिलहाल कोई अच्छी बारिशें नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 10 तारीख के बाद से जो है वो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जवाद साहब, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से हमारी और भी बात हुई, तो ये जो मानसून का सीज़न है, क्योंकि इसमें बारिशें बरसी हैं और बेतहाशा बारिशें बरसी हैं, अब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इट्स टू अर्ली कि हम इस हवाले से भी बात करें कि जो पिछली दफ़ा हमारा सर्दियों का सीज़न था वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज हो गया था, तो इस दफ़ा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो उस सीज़न में भी बड़ी शदीद किस्म की बर्फबारी हो सकती है। इज इट ट्रू? नहीं हसनैन भाई, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हम लानीना फैक्टर की तरफ लानीना पैटर्न की तरफ मूव कर रहे हैं, पिछले साल भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी
डेवलपिंग ये पैटर्न था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सर्दियों की बारिशों में जो है वो बड़ा हिट हमने देखा। तकरीबन 40 से 50% जो है वो सर्दी की बारिशें कम रही। इस साल भी ये पैटर्न जो है वो दोबारा इवॉल्व कर रहा है, और जिस हिसाब से नजर आ रहा है अगर इसी तरीके से चलता है ये सर्दियों की सीजन तक, तो फिर उम्मीद है कि इस दफा जो है वो दोबारा सर्दियों की बारिशें जो है वो मामूल या मामूल से कम रह सकती है। जिस तरह आपने बताया कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन अगर इंतहाई लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में देखें तो इस दफा भी जो है वो सर्दियों की बारिशें, अगर ये पैटर्न दोबारा आ जाता है तो फिर कम हो सकती है। सही। थैंक यू सो मच। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और वेदर से रिलेटेड तब कर रहे थे। अब एक और वाक़े से मुतल्लिक भी बात करते हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, दिल दहला देने वाला है। गुजरांवाला की तहसील कामोकी के इलाके सुल्तानपुरा में मियाँ बीवी के झगड़े में बाप ने 2 माह के बच्चे को छत से नीचे फेंककर कत्ल कर दिया और 2 माह का अब्दुल्ला छत से गिरने से मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मुलजिम का अपनी बीवी से झगड़ा होने पर मुलजिम ने तैश में आकर अपनी ही औलाद को बेदर्दी से छत से नीचे गिरा दिया, जिससे 2 साला अब्दुल्ला दम तोड़ गया। मजीद इस रिलेटेड क्या कुछ हुआ, क्या कुछ तफसीलात हैं, हम जानेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ मुदस्सिर बुखारी साहब मौजूद हैं। ये 2 माह का बच्चा था के दम तोड़ गया। और ये जो झगड़ा था ये इनिशियली अपडेट इस तरह का हुआ गजल की, ये जेज के ऊपर हुआ कि जेज आपने कम क्यों लाया। सो मुदस्सिर बुखारी साहब, क्या तफसीलात हैं, क्या ये दुरुस्त है कि ये जेज के ऊपर झगड़ा था? हाँ जी बिल्कुल, ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये थाना वांडो के इलाके का एक सलामतपुरा का इलाका है। वहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है, जहाँ पे शहजाद नामी शख्स ने घरेलू झगड़े की बुनियाद पर जो है अपने 1.5 से 2 माह जो का बच्चा था अब्दुल्ला, 1 साल अभी इसकी शादी को हुआ था और पहली औलाद थी इसकी, जिसको उसने घरेलू झगड़े में तैश में आकर छत से नीचे फेंक दिया। छत से गिरने की वजह से मासूम अब्दुल्ला के सर पे चोट लगी और वो जाँ बहक हो गया। इसके बाद जो बच्चे के नाने हैं मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने जो है थाने में दरखास्त दी, जिनकी दरखास्त के ऊपर जो है वो FIR दर्ज कर ली गई और मुलजिम को भी पुलिस ने जो है फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। जब अगर हम FIR के हवाले से बात करते हैं तो FIR के मतन के मुताबिक जो है जो बच्चे का नाना है अब्दुल्ला, उसने ये इल्जाम आयद किया है कि जो शहजाद है उनका दिमाग, उसकी शुरू से ही जब से शादी हुई थी उसकी डिमांड थी कि बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है कि आप जो है दहेज कम लेके आई हैं। इस वजह से उनका 1 साल के दौरान की मुतअद्दिद बार झगड़ा हो चुका था और वक्फे अच्छा, से। मुदस्सिर ये बताएं कि जिस तरह से आप ये हाईलाइट कर रहे हैं कि मुतअद्दिद बार पहले भी झगड़ा हो चुका है, तो क्या जो मुलजिम की वाइफ थी उनकी जानिब से कोई पहले कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, कोई रिपोर्ट नहीं किया गया थाने में या उनके अपने घर वालों से? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन हमारा जो हाथ और गांव का ये कल्चर होता है कि अगर कोई घर के अंदर कोई दराजगी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बड़े जो है वो बैठकर सुलह सफाई करा देते हैं। शहजाद ने भी 2-3 मरतबा माजरत कर ली और फिर जो है वो बुशरा बीबी जो कि उसकी वाइफ थी उसके साथ राजीनामा करके फिर उसको अपने जो है वो घर ले गया। लेकिन अफसोसनाक अमर की ये बात है कि उस दिन भी जो वकूए के दिन भी जो है बुशरा बीबी के वालिद जो मोहम्मद इकबाल हैं, मुद्दई हैं इस सारे मुकदमे के, वो अपनी बेटी के घर मिलने के लिए गए और वहीं पर जो है मामूली बात पर झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें शहजाद ने इंतहाई कदम उठाते हुए तैश में आकर 1.5 से 2 माह के बच्चे अब्दुल्ला को जो है वो छत से नीचे फेंक दिया। अभी अब्दुल्ला जो मुलजिम है शहजाद बच्चे का जो वालिद है वो पुलिस की हिरासत में है और हमारी जब सोगवार खानदान के साथ बात हुई, मुद्दई मुकदमा जो मोहम्मद इकबाल हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि अभी तो तमाम जो रिश्तेदार हैं वो अफसोस के लिए घर आ रहे हैं, इसके बाद हम अब अगला थैंक यू सो मच मुदस्सिर, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस वाक़े की तमाम डिटेल्स शेयर कर रहे थे। वो बच्चा तो अपने वाक़ियत का बचपन में ही शिकार हो गया, जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया। 2 माह के बच्चे का क्या कसूर था? बिल्कुल ऐसे ख़वातीन आज़ाद, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टोरी थी जो कि हमने शेयर किया। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। खवातीन वज़ात, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बार इस्लामाबाद की जानिब मार्च जलसे की बजाय
ज़िला ज़िला एहतजाज होगा। पेशावर से लेकर सवाबी और नौशहरा तक रैलियाँ और मुजाहरे होंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान के बेटों की वापसी पर भी सियासी मंजरनामा गर्म है। हुकूमत कहती है उन्हें कोई खतरा नहीं, मगर सवाल यह है कि 5 अगस्त की ये तहरीक किस सिम जाएगी, कौन लीड करेगा, कैसी होगी यह तहरीक, ये अभी भी सवालात खड़े हैं क्योंकि अभी सिर्फ हम 24 घंटे दूर हैं 5 अगस्त से। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए नदीम कुरैशी साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया, रहनुमा पीटीआई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये बताएं आखिर वजह क्या है जिस तहरीक को पीक पर पहुंचाना था? खान साहब भी कह रहे थे अब मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयानात हैं, कहा जा रहा है 14 अगस्त तक इस तरह मुसलसल रैलियां होती रहेंगी, मुसलसल तहरीक चलती रहेगी। वजह क्या है सर? कुरैशी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नदीम कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ, हम उनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं नदीम कुरैशी साहब, जिनसे हम पूछें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के हवाले से, इस एहतजाज के हवाले से कि ये एहतजाज कैसा है, कैसा नहीं है। और डेफिनेटली पूरी पाकिस्तान में भी इस वक्त इस एहतजाज की किसी को समझ नहीं आ रही। क्योंकि जिस तरह से 5 अगस्त को लीड करना था, कहा जा रहा था, अब लीडरशिप के हवाले से भी बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं कि लीड कौन करेगा। क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि अचकजई साहब लीड करेंगे, दूसरी तरफ देखें तो फिर बयान ये सामने आ जाता है कि नहीं, हम तो सिर्फ एक मॉडल से सपोर्ट करेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये पीटीआई का एहतजाज है। क्योंकि जो ग्राउंड बनना था पीटीआई के हवाले से, खान साहब भी जिसकी बार बार मुसलसल बात कर रहे थे, अरीमा खान साहिबा बात कर रही थी, वो ग्राउंड नजर नहीं आ रहा पीटीआई के रिलेटेड। क्योंकि अब कल 5 अगस्त है, होगा या फिर नहीं होगा। जैसे मैंने अपने सवाल में बात की थी कि ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि 14 अगस्त तक मुख्तलिफ मुसलसल ये चलता रहेगा, ये रैलियां होती रहेंगी, ये तहरीक चलती रहेगी। लेकिन 5 जिसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी, वो होगा या फिर नहीं। एक बार फिर से मैं ज्वाइन कर लिया नदीम कुरैशी साहब ने। सर, मेरा सवाल ये था कि क्या वजह है? खान साहब ने भी कहा था कि इस तहरीक को पीक पर लेकर जाना है, लेकिन ग्राउंड आपका वो नहीं बन रहा है और कल 5 अगस्त है। नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए, कल आपको, आप समेत पूरी दुनिया को एक सरप्राइज मिलेगा। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी और 2 साल जेल पर कल 5 अगस्त को पूरे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में और पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज होगा। और तहरीकें जो है वो को बाकायदा कोई इस तरह की कोई बिल्डिंग नहीं होती है कि जी आपने कोई बेस, उसकी बुनियाद बनानी है, फिर उस पर इमारत खड़ी करनी है। हम बुनियादी तौर पे बतौर एक जमात भी और बतौर एक कौम भी हालत तहरीक में है। हर वो शख्स जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहता है, जो इस मुल्क में अवाम की बालादस्ती चाहता है, उसको अंदाजा है कि यहाँ क्या हालात है। कल आप देखेंगे कि पाकिस्तान भर में लोग निकलेंगे और लोग निकले हैं। लोग पिछले 1 हफ्ते से मुख्तलिफ जगहों पर जो एक्टिविटी हो रही है, चूंकि कंट्रोल मीडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अवामी विश के मुताबिक चीजों को दिखा सकें। ये हुकूमती कंट्रोल मीडिया है, यहाँ तो हुकूमत के अगेंस्ट को खबर नहीं जा सकती। यहाँ तो खबर सिर्फ वो जाएगी जिसमें गवर्नमेंट की तारीफ होगी, गवर्नमेंट की तौसीफ होगी, लोगों को झूठे सच्चे अधिक अलग टाइप की कहानियां सुनाई जाएंगी मुतमईन करने के लिए। तो कल आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब में, तमाम अरकान असम्बली, अवाम उन्नास, सिविल सोसाइटी, सब लोग बाहर निकलेंगे। अभी एक पिछले 72 घंटे में जिस तरह से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पर रेड किए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सिर्फ लाहौर शहर में इतला है कि 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये किस बात की अक्कासी? आप सड़कों पे देखें, बहुत सारे जो शहर एक दूसरे को लिंक करते हैं, वहां ये अपना कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। और गवर्नमेंट का प्लान है कि आज शाम 5 बजे से चीजों को बिल्कुल क्लोज कर दिया जाए। यही तो वो खौफ है, यही वो गवर्नमेंट का फियर है जो बताता है लोगों को कि ये हुकूमत अवाम की हमायत की बजाय किसी और की हमायत पर कायम है। अवामी हमायत से जो सरशार लोग होते हैं वो इतने बुज़दिल और इतने खौफजदा नहीं होते। तो मुझे 100% तवक्को है कि इमरान खान साहब ने साहब ये भी बताइएगा कि हमने इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की बहुत सारे जलसे देखे, तहरीकें देखी, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि वो उस तरह से कामयाब होती हुई नजर नहीं आई, क़यादत सामने नजर नहीं आई। सो इस दफ़ा जो आप कह रहे हैं कि बड़ी मौसर तहरीक होगी, लेट्स सपोज अगर ये भी उसी तरह की तहरीक हुई तो आपके जो कारकुनान है उनके मोराल तो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे। देखें, कारकुनान के मोराल किसी सूरत डाउन नहीं होंगे। आज मैंने आपसे गुजारिश की है, अगर हुकूमत को खदशा नहीं है तो ये किस बात की जो थाउजेंड्स में
एक एक जिले में जो लिस्टें बनाई गई हैं ग्रास रूट लेवल से लेकर और एक रुकन असेंबली तक, और वो लिस्टें मुख्तलिफ इदारों को दी गई हैं और लोगों के घरों पर रेड किए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये किस बात का क्या अक्कासी करता है? ये इसी बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत को खौफ है, हुकूमत खौफजदा है। ये अवाम नहीं कैद, ये हुकूमत और हुक्मरान कैद में है। मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ की किसी भी एक्टिविटी को नाकामी हुई हो। जितने यहाँ सख्त किस्म के मार्शलाई हालात हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तो लोगों ने लॉन्ग मार्च किए, बिलावल जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च किया, मरियम नवाज साहब ने और हमजा शहबाज साहब ने लॉन्ग मार्च किया, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर उन्होंने तकारीर की। हमने एक जगह पर भी एक सिंगल रोड बंद नहीं की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नदीम कुरैशी साहब, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। सजाएं हैं, आपके ऊपर सख्तियां भी हैं, लेकिन आपकी टॉप लीडरशिप उस तरह से सामने नहीं आ रही है। मैं पहले भी अपने इब्तिदा में भी यही बात कर रही थी, बट लेट्स सी कि कल क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये थी सियासी मची हुई है इस वक्त, और अब देखना ही है कि कल क्या होता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक, और फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हवाले से बात करनी है। कभी बाजार में और कभी किसी महफिल में एक बच्चा बड़ों से बदतमीजी कर रहा होता है और वहीं पे बैठे उसके माँ या बाप हंसते हुए कहते हैं कितना चालाक है ना हमारा बच्चा। मगर क्या ये चालाकी है या इसको हम कहें कि बदतहजीबी? जब बच्चे की बदतमीजी को मजाक समझा जाए तो वहीं पे मजाक कल को माँ बाप की तरबियत पर भी सवालिया निशान बनता है। आज हम ऐसी तल्ख सच्चाई पर बात करेंगे जिसे अक्सर वालिदैन नज़रअंदाज करते हैं और बाद में वही बच्चा उन वालिदैन के लिए दर्द सर बनता है। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं बहुत ही टैलेंटेड इरम रिजवी साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑलराउंडर हैं ये माशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह से इब्तिदा में बात की है स्टैन ने कि क्या यही वजह है कि जब हम बच्चे की बदतमीजी बदतहजीबी पर हंसते हैं तो उसको बिगाड़ने का पहला कदम ही वो है? देखिए, फ्रॉम द एज ऑफ 5 जो है ना, उससे पहले बच्चा जो कुछ भी कर रहा होता है वो अपनी बॉडी में अपना गुस्सा टेस्ट आउट करना, चिढ़ना, बहुत खुशी हो जाना किसी बात पे बहुत रो देना। वो नहीं होता कि कप जो है वो पीला नहीं था तो लाल था, उस पर रो देना। तो वो अपने इमोशंस देख रहा होता है। बट फ्रॉम द एज ऑफ 5 इट बिकम सीरियस। अब उसका पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ तो ये है कि देखिए, जो बचपन में जिस रूडनेस या जिस बदतमीजी पे आप हंसते हैं, जवानी में उसी चीज़ पे 15 साल की उम्र में आप रो रहे होंगे, क्योंकि वो वही चीज़ को रिपीट कर रहा होगा और आप उसके सबसे पहले कस्टमर होंगे। तो अभी जो वो दूसरों के साथ कर रहा है, कहीं आप बैठे हैं किसी फास्ट फूड चेन में और उसने किसी की कुर्सी खींच ली, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी थोड़े दिन पहले, और उसमें माँ बाप बहुत ज़ोर से हंसे। तो वो जो गिरी हैं साहिबा, जो बुजुर्ग थी, तो वो गिर गई, तो उसके बाद वो हंस रहे थे, फिर उन्होंने डांटा, तो उन्होंने कहा बच्चा है तो क्या हुआ। तो यही बच्चा जो है, जब आप घर में होंगे और 13, 14, 15 साल का होगा, तो उस वक्त जब सारे दोस्त उसके बैठे होंगे, आप आके बैठना चाहेंगे तो कहेगा जाए ना यहाँ से, क्यों आ रहे हैं हमारे पीछे बैठने के लिए, क्योंकि यू लाफ्ड ऑन दीज थिंग्स, आपने उसको बाकायदा प्रमोट किया है। तो ये चीज़ जो है घर से स्टार्ट होती है। दूसरी बात, एक तो ये है गज़ल के आप खुद कैसे हैं। क्या आपके घर में कोई मेहमान आता है या कोई आपके फ्रेंड्स आते हैं तो आप बच्चों के सामने आप खुद बुली हैं? मतलब जो एक होते हैं ना लोग जिनकी महफिल में आप बैठे हैं तो वो किसी एक को पकड़ लेते हैं और उसका मजाक पे मजाक बना रहे होते हैं। हाँ। बच्चे बैठे देख रहे होते हैं ये चीज़, तो उनको लगता है कि ये नॉर्मल है किसी की कमजोरी पे कह देना। बहुत कॉमन इत्तेफाक से पाकिस्तान में ही है अनफॉर्चुनेटली कि कलर पे किसी का नाम ही कालू रख दिया, किसी का नाम रंजू रख दिया, चिट्टा रख दिया। अच्छा, चिट्टा भी रख दिया, मतलब चलो गोरा भी है। किसी को लड्डू कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, कोई गोल है अगर थोड़ा, और अब ये आते जाएंगे। तो द पॉइंट इज कि ये हमने क्यों किया है, बिकॉज हमें बुलिंग जो है और नेम्स कीपिंग जो है वो बड़ा अम्यूजिंग लगता है, हमें बहुत मजा आता है, हम उसमें पावरफुल फील करते हैं कि मैं किसी का मजाक उड़ा सकूं। लेकिन इरम, सवाल ये है कि आपका एक बच्चा है जो कि बदतमीजी कर रहा है और बड़े आला लेवल की बदतमीजी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर डटाई से उसके पेरेंट्स हंस रहे हैं। मतलब क्या वो ये जानबूझ के करते हैं या वो भी फेस सेविंग के लिए कर रहे होते हैं? दोनों चीजें। अच्छा, हाँ, एक तो ये है कि हमने ना बहुत ज्यादा बच्चों को इंटाइटल्ड कर दिया है। वो जो एक है ना, जो वाकई एक जनरेशनल पूरी एक हो गई है, जो कि हर बच्चे को ये कहना कि तुम तो बहुत स्पेशल हो,
तुम कुछ भी कर लो, बहुत मतलब तुम यूनिक हो, तुमने तो जहाज ही तुम्हें उड़ाना। जहाज उड़ाना है, तुम मार्स पे जाओगे, एलॉन मस्क तो कुछ नहीं है, तुम तो मतलब इस तरह की बातें करके आपने पहली जो है अपने आप को भी बिलीव करवाया है कि ये मेरा स्पेशल चाइल्ड है, उसको भी बिलीव करवा दिया कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो देखें, जो बंदा वीआईपी प्रोटोकॉल मेंटली पर्सनालिटी वाइज अगर उसमें पला बड़ा है, तो हमने क्या देखा है ऐसे यूजुअली कि वो दूसरों को कुछ नहीं समझते। वो पेरेंट्स जो हैं वो एक जगह पे यही कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा है वो कर सकता है क्योंकि ये मेरा बच्चा है। अपने आप को भी आप उस जगह पे रख रहे हैं कि जैसे मैं बहुत वीआईपी हूँ, उसी तरह बच्चे को भी आपने ये किया कि क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो तो तुम बड़े इंपॉर्टेंट हो। लेकिन दूसरी जगह ये भी होता है कि लोग लेकिन मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर इसी तरह का होता होगा कि बच्चा कर गया तो फिर आपने जो है अपनी शक्ल बचाने के लिए कि ये कैसी परवरिश की है आपने उस वक्त जो है इस तरह फेस सेविंग करने के लिए हंसना शुरू हो गए। लेकिन हसनैन, हमने ये भी तो देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे जैसी बच्चा कुछ करता है तो बाप एकदम आंखें दिखाता है कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या है। तो वो भी पेरेंट्स होते हैं कि जो कि बर्दाश्त नहीं करते। मेरे घर में बहुत कॉमन एक चीज़ ये रही है कि अगर किसी बड़े की शिकायत, बच्चा मोहम्मद बहुत छोटा था उस टाइम पे, मेरा बड़ा वाला जो है, उसने आके जब शिकायत की बाबा ताऊ की कि उन्होंने ऐसे किया, तो पहला सवाल मैंने तुमने क्या किया था, नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा, मैं तुमने किया क्या था जो बड़े को ये करने की जरूरत पड़ी। इसी तरह जब दादा दादी आ जाएं तो दे आर नॉट अलाउड टू कीप देयर फीट ऑन द सोफा या उनके सामने फ़ोन लेके बैठना लंबे होके। तो छोटी सी ऐसी चीज़ें कि वो इम्पोर्टेंट हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चों की वो परवरिश हो रही हो कि भाई ये रिस्पेक्ट होती है और कहीं पे भी टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की। तो जहां आपने बच्चे को अलाउ कर दिया कि वो दादी को चलते चलते उसने हाथ मार दिया और सारे हंस रहे हैं, फिर दादी बेचारी शर्मिंदा होके खुद भी हंस रही है कि हाय छोटा है ना, ये चीज़ आपको देखिएगा बड़े होके क्या होगी। बिल्कुल इरम, आप सही कह रही हैं क्योंकि वो बच्चों की आदत बन जाती है। लेकिन आपने पहले सवाल के जवाब में एक बात की थी, एक एज लिमिट बताई थी, 5 साल से पहले वाला और 5 साल के बाद वाला बच्चा। लेकिन अब आप नहीं समझती कि जनरेशन इस तरह से काफी टैलेंटेड आ रही है हमारी, या बदल चुकी है। 5 साल से पहले वाले बच्चे भी एज के वो बहुत तेज हो चुके हैं। तो हैबिट्स वहीं से शुरू करनी चाहिए बच्चों की, वहीं से सिखाना चाहिए। तमीज तो शुरू से ही होनी चाहिए। मतलब बच्चा जिस वक्त नैनी अगर हैंडल कर रही है या फुप्पो करती है, खाला करती है, और बच्चे ने एकदम से 1.5 साल के बच्चे ने थप्पड़ मार दिया, तो माँ को उस वक्त चाहिए कि हंसने के बजाय, क्योंकि देखिए जिसको मारा है वो तो हंसेगी कि नहीं कोई बात नहीं, 1.5 साल का बच्चा कितना, 18 मंथ्स आप कह लीजिए, कितना छोटा बच्चा होता है। आपको उस वक्त उसको उठा के साइड में खड़ा करना है कि ये तुमने कैसे किया, ये हर्ट करता है और अब तुम खड़े रहो कि तुमने गलत किया। वो चीखे मारे कुछ भी करे, नहीं तुमने गलत किया, सॉरी थैंक यू हम 8 महीने के बच्चे को सिखा रहे होते हैं। 8 महीने का बच्चा सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, कितना प्यारा लगता है, तुम्हें कुछ दिया थैंक यू बोलो। तो ये चीज के लिए हमने क्यों इतना लंबा गैप रखा है। लेकिन 5 years इज द टाइम गजल जिसमें फॉर्म होने लगती है। लेकिन इसमें देयर इज नो बैड न्यूज इन दैट। एक तो अच्छी चीज ये है कि इंसान का जो दिमाग है वो इस तरह के हैबिचुअल थिंग्स और इस तरह की पर्सनालिटी की चीज़ें जो है ना उसका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा होता है टिल द एज ऑफ 28, बड़े आराम से। 28 साल की उम्र तक आप अपनी हैबिट्स भी बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं, पर्सनालिटी चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद एफर्ट डालना पड़ता है, उसके बाद एक डेलिब्रेट अडेप्टेबिलिटी का एफर्ट डालना पड़ता है। उससे पहले बहुत ईजी है, माहौल दे दें, चेंज करना बहुत आसान है। इसका ये मतलब थोड़ी कि 28 साल तक वेट करें। तो एक तो बच्चों को, आप दोस्तों को देखें कि वो कैसे हैं, अपने घर का देखिए, दोबारा कहती हूँ, अपने घर का माहौल देखें क्या है, अपने घर से कैसे बिहेव कर रहे हैं काम वालों के साथ, जो लोग नहीं हैं आपसे पैसों में अच्छा या स्टेटस में बेहतर नहीं है या मतलब क्लास में बेहतर नहीं है एज पर यू, तो उनके साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। बच्चों को क्या बताते हैं कि काम वाली के बच्चे को मार सकता है, वो काम वाली के बच्चे को झड़क सकता है, या फिर वहाँ पे भी आप खड़े होकर कह रहे हैं कि वो इंसान है, और उसमें मतलब कि आप कैसे किसी के साथ ऐसे कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट। और ये मैं आपको बताऊं कि इरम, ये मेरे वालिदैन ने मुझे बताया और लिटरली मैं उनको सबको ही बराबरी पे समझता हूँ। लेकिन बहुत सारे वालिदैन ऐसे भी हैं जिस तरह एक तो बच्चे को डांटते नहीं हैं, वहाँ पे खुश होते हैं, और फिर बच्चे को उसकी सलाहियतों से भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना। मैंने ऐसे बच्चों की बात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए देखा, और उसके बाद वो कहते हैं आपको तो पता ही नहीं है, आपको क्या पता बाबा, आपको क्या पता मामा, आपको तो पता ही नहीं है। ये वाला बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है जी। और ये बहुत ज़्यादा होने भी लगा है, और वजह यही है कि जिस वक्त डांटना चाहिए था, जिस वक्त आपको हल करना उस वक्त आप हंस रहे थे। तो प्लीज आप रियलाइज करें कि ये इसको लाड नहीं कहते, ये कहते हैं अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। कि ये बच्चा जो है कल को जब फ्लिप बैक करेगा यही कहेगा कि आपको क्या पता। अब देखें, जिस बच्चे को आपने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, जिस बच्चे को बोलना सिखाया, मोटर स्किल्स सिखाई है, ये जानवरों में होता है कि वो स्किल्स खुद हासिल कर लेते हैं। कि परिंदा जो है वो अपने जो छोटा है उसको धक्के मारता है कि जाओ उड़ो। हम लोग जो है सिखाते हैं इस तरह वॉक करना है, इस तरह करना है। आप बच्चे को बिल्कुल आइसोलेट छोड़ें तो जो पहली चीज़ वो देखेगा
चाहे वो जैसे हमारे जंगलों में मिले हैं हमें कुछ लोग, जैसे टार्जन की अपनी आप निकाल लें तो उस तरह का एक रियल लाइफ टार्जन भी है, तो वो उस जानवर को कॉपी कर रहा होता है जो जिसको वो देख सके। तो बच्चा वो करता है जो उसको दिखाई देता है। तो आप उसके जो स्किल्स हैं उसके साथ क्या कर रहे हैं, आप उसको क्या सिखा रहे हैं। जब वो बुरा करता है तो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके सामने, जब उसने गलती कर दी तो आप कैसे करते हैं, कुछ गिरा दिया उसने तो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहा है तो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। आपको इंस्टेंट दिखाना होता है, अदरवाइज ये चीज़ हाथ से बाहर निकल जा चुकी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा इरम, ये बताएं कि बच्चा, जिस तरह अभी हम बात करें सोशल हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर सोसाइटी है या फिर घर है, सोशल मीडिया कह लें। हाँ एग्जैक्टली, वहाँ से तो सीख ही रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का किरदार कितना आप समझती हैं? क्योंकि आज तो बच्चा जितना ज़रा सा रोता है तो माएँ दे देती हैं फ़ोन, देख लो, खामोशी। ये इजी टूल। हाँ, और फिर बच्चा ये होता है तो देख देखिए पहली चीज तो ये कि आपको नहीं देना चाहिए, देना भी चाहिए तो स्क्रीन टाइम होना चाहिए। फिर नज़र रखें कि वो क्या देख रहे हैं। यूट्यूब अगर आपको उनको देना भी है तो यूट्यूब किड्स दें, कि यूट्यूब किड्स भी जो है वो इतना सेफ नहीं रहा है, तो आप उसके अंदर एज लिमिट डालें। वो उसकी जो उम्र है, जैसे मेरी बेटी जो है वो कहती है कि ये गेम जो है ना ये तो 7 इयर्स प्लस वाला है, तो मैं तो 8 इयर्स की हूँ, मैं कर सकती हूँ, 9 इयर्स की हूँ। तो मैं उसको ड्रामे उसके साथ करती हूँ कि नहीं 7 वो वाले मेच्योर बच्चे जो यूरोप में होते हैं, जो इधर होते हैं ऐसे, क्योंकि मैं उससे भी पीछे उसको रखना चाहती हूँ। तो जो कंटेंट है वो उससे भी पीछे का देखे, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे 9 इयर्स का 10 इयर्स का कंटेंट जो है वो बहुत मेच्योर भी हो सकता है, जो कि किसी रीजन के हिसाब से 9-10 साल के बच्चे देख सकते हैं। आई डोंट वांट टू शो हर। आपको नज़र कांस्टेंट रखनी है, बच्चा फ़ोन पे लगा है, आप देखते रहें वो क्या कर रहा है। ये अल्लाह के वास्ते बंद करें इस चीज़ को कि आप दे के कमरा चेंज कर लिया, लैपटॉप दे दिया, वो कमरे में बैठा है और लैपटॉप उसके मुंह की तरफ है। हमेशा सिस्टम को किसी ओपन जगह पे, जो डाइनिंग रूम में, हॉल में, किचन काउंटर पे कोई ओपन जगह होती है वहाँ रखना चाहिए। चलते फिरते आपको दिखता रहे। हेडफोन्स अलाउ नहीं होने चाहिए बच्चों को, कुछ भी हो जाए। वो अगर किसी अपने दोस्तों के साथ नेटवर्किंग गेम्स भी खेल रहे हैं, जो कि होते हैं बहुत सारे अच्छे गेम्स भी होते हैं, ओपन, ताकि वो दूसरा बच्चा जबान क्या यूज कर रहा है आपको आवाज आए। क्या पता गेम खेलते हुए वो गालियां दे रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है। यू डोंट वांट योर सन टू हैव दैट एक्सपोजर। घर से निकलने के बाद आप तवक्कुल रखें, अपनी परवरिश पे भरोसा करें, लेकिन आपकी विंसिनिटी में जितनी देर वो है, आपके इन्वायरमेंट में वो जितनी देर है, वो आपका कंट्रोल होना चाहिए। वेदर दैट इज गैजेट और एनीथिंग, या दोस्त आना, रिलेटिव्स आना, दैट हैज टू बी इन योर कंट्रोल। बिल्कुल ऐसी। अच्छा इरम, जो बच्चे बचपन में बदजुबानी करते हैं, मतलब किसी को गाली देते हैं और उसको एंजॉय किया जाता है, चाहे पेरेंट्स की जानिब से किया जाता है या पेरेंट्स अगर नहीं भी करते टॉलरेट उसको, तो साथ आने वाला कहता है कोई मसला नहीं, बच्चा है, या फिर वो उसको सिखा जाता है। तो ये भी क्या आगे जाके बच्चे के लिए खतरनाक है, पेरेंट्स के लिए खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। मेरे घर में एक रिश्तेदार आए थे, उनका अपना वाकया याद आ गया। जो वाकया याद आ गया, और उन्होंने ना मेरे बच्चे को सिखाया था डिकार लेना, बर्प करना, और ऐसे करके ना बाकायदा सिखाया था, ऐसे करो और यूं करो। अच्छा, वो उस वक्त बहुत मजा आया, हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने क्लास ली थी अपने बेटे की, जब उसने बड़ों के सामने किया, और मैंने कहा कि ये उनके घर का तरीका है, वो कर सकते हैं। आप अपने मामा को देखा है करते हुए, अपने बाबा को देखा है, आपने दादू को देखा है, किसको देखा है? तो वो जो है ना थोड़ा सा फिर क्या कहते हैं, एक उसकी फिर क्लास थोड़े दिन हुई है, क्योंकि बड़े बच्चे ने अगर करना शुरू किया देन यू कांट स्टॉप द यंगर वंस। अब फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो ये एक चीज़, एक ऐसे बहुत सारे किस्से जो आते हैं जिनको हम कुछ कह नहीं सकते, और उनका रिश्ता होता है, यू नो, दे आर कजन्स, दे आर देयर रिलेटिव्स, और वो अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं इस तरह। बट द पॉइंट इज के एक इसी तरह के घर में मैं गई थी, और वहाँ पे एक बच्ची ने बहुत सारे वो छोड़ दिए थे, क्या कहते हैं, ब्लॉक्स। और जब मैंने उससे कहा ना कि उठाओ, तो वो उठा नहीं रही थी, और छोटी सी थी, 3 साल की थी। तो मैंने फिर उसको दिखाया कि ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं। उठाने के बाद जो है उसने, जब मैंने कहा ना कि देखो ऐसे उठाते हुए 2 पीस रह गए, अब तुम इसको डालो इसके अंदर, भला उठाया, वो 2 पीस की तरफ गई और उसने वो ब्लॉक्स उल्टा कर दिया पूरा मेरे सामने, मुझे देखते हुए। अच्छा, अब बताओ। और मैंने कहा मैं नहीं कर सकती कुछ। ये आउट मेरे हाथ से बाहर चला गया। बट ऐसे बच्चों के साथ यही होता है कि थोड़ा सा आप कंसिस्टेंट रहें, उनको बार बार उनको याद दिलाते रहें, फिर उनको दिखाएं कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड में फ़र्क क्या है। और पनिशमेंट रिवॉर्ड्स जो हैं वो आप सेग्रीगेट करें चीज़ों से नहीं, एटीट्यूड से। हर बच्चे को अच्छा लगता है कि जब उसने बदतमीजी की है, कुछ भी किया, तो उसके ऊपर हंसा जाए। लेकिन एक बेसिक हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स क्या हैं? कोई बच्चा 12, 13, 14 साल का है, 17 साल का भी है, तो उसके अपने जो जानने वाले आसपास होते हैं वो कहते हैं हाय बड़ा सीधा है, हाँ, बड़ा सीधा है,
मेरे शक्ल ही मिस्कीनों वाली बना के, और दूसरी जगह कहते हैं यार बड़ा तेज है, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, ये तो बेच के आ जाएगा। तो हमने नॉर्मल रखा हुआ है ना गजल इस तरह कि हम किसी की इंट्रोडक्शन, हमारे ऑफिस में भी इस वक्त अगर कोई ग्रोन अप है तो हम ऐसे ही कहेंगे यार बड़ा सीधा सा है ये, इसको लोग पता ही बना नहीं देते हैं। और तेज आदमी हम जो है ना, हमें हीरो लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये फतह करके आ जाएगा। ये ऑलरेडी एक सोसाइटी नॉर्म है कि जो अच्छा बच्चा है, जो काइंड है, जो लोगों का ख्याल करता है, जो बातें सुन लेता है, सच मान लेता है, उसको हम समझते हैं मिस्कीन। और जो स्ट्रीट स्मार्ट होता है, मुंह तोड़ जवाब देता है, चुप करा देता है आपको, उसको हम एलिवेट करके रखते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। इरम रिजवी हमारे साथ मौजूद थी और कुछ चीदा निकात थे जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बच्चों की भी, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके अपने पेरेंट्स की भी, कि किस तरह से बच्चों को आपने लेकर चलना है, उनकी परवरिश किस तरह से करनी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब क्रिकेट के मैदान से एक ऐसी खबर शेयर करेंगे जिसने पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया था। क्रिकेट फैन के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि वो अपने दिल की टीम की जर्सी पहनकर ग्राउंड में मैच देखे, मगर जब यही जर्सी उसके लिए जुर्म बन जाए तो सवाल उठता है कि क्या खेल की दुनिया में सियासत की कितनी गुंजाइश है। फारूक नज़र, एक पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी, जब भारत और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान की जर्सी पहनकर स्टेडियम पहुंचे तो सिक्योरिटी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। सवाल यह है कि क्या अब शायकीन की खेल के लिए मोहब्बत भी शराइत की मोहताज बन गई है? ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं जो हम किससे पूछेंगे। एग्जैक्टली हम उन्हीं से पूछे एक्चुअल में उनके साथ हुआ क्या था। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं फारूक नज़र साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया भी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फारूक साहब, ये बताइएगा कि जो वाक़या आपके साथ हुआ है एक्चुअल में, जब आप जर्सी पहनकर ग्राउंड में गए तो क्या कुछ हैपनिंग्स हुई आपके साथ? सिर्फ आपको सीट पर बैठने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने आपको रोका था, या फिर ग्राउंड में दाखिल होते हुए भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एवीएन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम, ख़ुसूसन गज़ल अशरफ और हसनैन लियाकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, सुबह तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। सुबह जैसे एक प्रोसेस होता है, मुख्तलिफ गेट से गुजर के जाते हैं, उस वक्त मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की कि आपने इसको कवर करना है या आपने इसको पहन के नहीं जाना। तो अगर ऐसा होता तो हो सकता वो मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं जाऊं या ना जाऊं और इतना हंगामा बरपा ना होता। हंगामा इसी वजह से हुआ कि 2 घंटे वहाँ पे मैच मैं देखता रहा और उस वक्त फिर पता नहीं किसकी कोई तंग नज़री थी या तंग दिली थी, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तानी शर्ट पहन के वहाँ पे मौजूद है। तो ये फिर मामला उसी की ईमा पर हुआ होगा। उसकी अभी एक ईमेल तो आई है मुझे माफ़ी की, लेकिन इसमें भी उस दिन के हवाले से जो मामलात थे वो यही बताए गए, उसका जवाब ये पेश किया गया जी उससे एक दिन पहले कोई पाकिस्तान झंडा लाया था और उस दौरान इंडियन तमाशाइयों के साथ उसके कुछ नाजाकी या कुछ अनबन हुई थी, इस वजह से हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए ये सारा कुछ किया। तो ये भी बिल्कुल एक ऐसा है, एक बहुत ही एक अजीब सा जवाब पेश किया जा रहा है कि चलें एक दिन अगर पहले कुछ हुआ था तो फिर आपकी सारी सिक्योरिटी टीम को पता होना चाहिए था, आप मुझे वही बात सुबह ही रोक लेते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और फिर उस वक्त तो शायद जिसने भी झंडा लहराया होगा कोई किसी तमाशाई के साथ उसकी अनबन हुई होगी। यहाँ जब मैं अगले दिन मैच दे गया तो उस वक्त तो इंडियन तमाशाई मेरे आसपास थे। 2 घंटे हम मैच देखते रहे। इवन उनके कप्तान ने सेंचुरी बनाई तो सब ने जैसे खड़े होकर उसको दाद दी, मैंने भी खड़े होकर दाद दी क्योंकि एक स्पोर्ट्स लवर था, क्रिकेट फैन था। तो मैं गया। अच्छा तो फारूक साहब, मुझे ये भी कि वाकया तो चले हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने अभी जवाब बना के आपको ईमेल की, लेकिन क्या आपके अलावा भी पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने जर्सी पहनी थी और उनको उस दिन ग्राउंड से बाहर निकाला गया था? जी नहीं, मेरे अलावा वहाँ पे पाकिस्तानी किट्स या शर्ट पहने हुए मुझे नज़र नहीं आया और ऐसी मुझे इतला भी नहीं है कि बाद में भी कोई गया हो। नहीं, ऐसी मुझे इतला नहीं है कि कोई, या ना मुझे
ऐसे मैंने महसूस किया कि कोई और भी पाकिस्तानी वहां पे मौजूद है। अच्छा शर्ट सर, ये पहन के। बताएं कि इंडिया और इंग्लैंड के मैच में अगर आप पाकिस्तानी जर्सी पहनकर ग्राउंड में मौजूद थे तो क्या इसमें क्या कबाहत थी, क्यों आपको बाहर निकाला गया, वजह क्या थी? जी बिल्कुल, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान अगर मैच हो रहा है और अगर कोई, ये तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि जो बंदा उन दोनों ममालिक का नहीं है, उसकी फेवरेट टीम कोई और है, यानी मेरी फेवरेट टीम तो पाकिस्तान थी, लेकिन एज ए स्पेक्टेटर जो है, एज ए क्रिकेट का मद्दाह जो है, वो क्रिकेट इंजॉय करने आया हुआ है। तो इस चीज़ को तो जो भी स्पोर्ट्स लवर हैं, क्रिकेट की 120-25 साल तारीख है इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो इसमें तो हमेशा इसकी पजीराई हुई है। तो हमने देखा है, वरना इतने वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं, इतने टूर्नामेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब है जो दो टीमें अगर खेल रही हैं और उसमें होस्ट टीम नहीं है, तो फिर क्या वहाँ तमाशाई वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर किसी टीम को सपोर्ट नहीं कर सकते? तो एक अजीब उन्होंने ये वजह बताई, या उन्होंने कि ये शर्ट पाकिस्तान की पहनी हुई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी कि अगर जी कोई इंडिया इंग्लैंड का मैच है, मैं तो पहले भी कह चुका कि अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड खेलने आ रही है और पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा, तो हम तो इतने तंग नज़र नहीं हैं। इंडियन जो भी हमारे दोस्त अगर फैन हैं क्रिकेट के और वो पुरअमन अंदाज में मैच देखना चाहते हैं जैसे मैं देख रहा था, तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, बेशक हज़ारों की तादाद में कोई इंडियन शर्ट्स पहन के आ जाए। और ऐसा तो लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुआ, जब हमारे लड़के, इवन के इंडियन टीम लाहौर नहीं आई, लेकिन फिर भी हमारे लड़के बच्चे जो फैन थे विराट कोहली के, उन्होंने इंडियन शर्ट पहनी, पीछे कोहली लिखा हुआ था। हमारे तो फारूक साहब, क्या क्योंकि वहां पे मौजूद थे, आपको क्या लगता है सिर्फ अथॉरिटीज ने आपको निकाला या फिर किसी इंडियन की शिकायत पे आपको निकाला गया? उनको आपसे कोई तकलीफ थी, कुछ ऐसा लगा आपको? जी, जैसे मैंने आपको बताया, ये अथॉरिटीज में से कोई ऐसा हो सकता है, क्योंकि तमाशाई जो मेरे इर्द गिर्द थे आसपास थे, उन्होंने कोई इसमें शिकायत नहीं की थी, बल्कि जब वो सारा झमघट्टा पुलिस वगैरह आ गई तो मैंने भी तमाशाइयों से भी पूछा कि भाई आपको कोई मेरे से शिकायत है या कोई ऐसा मसला हुआ है, कोई मैंने ऐसे बात की है, और की भी नहीं थी। और उनकी भी अच्छी बात कि उन्होंने भी कोई शिकायत ही नहीं की थी, तो ऐसी किसी ने शिकायत मेरी उनके सामने नहीं। अच्छा, ये सर ऐसे मैचेस भी देखे होंगे आपने जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होते हों, या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया या किसी दूसरी टीमों के माबैन, तो जिसपे इंडियन लोग अपनी जर्सी पहनकर भी बैठे होते हैं, तो उस वक्त तो कोई फिर उन पर सवाल नहीं उठाता, फिर इस तरह से आप पर सवाल उठाया गया? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं या किसी भी टीम के मैचेस होते हैं, और क्रिकेट में खास तौर पे, फुटबॉल में सुना है कि कुछ क्लब्स जो हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े एक शिद्दत पसंद होते हैं, और बहुत से फुटबॉल मैचों में क्राउड्स के अंदर भी झगड़े हुए हैं। तो ऐसा होता है शायद वहां पे इंतजामिया कि ये फलां क्लब के लोग इस तरह बैठेंगे, फलां क्लब के लोग इस तरह बैठेंगे। लेकिन क्रिकेट जिसको एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, तो 120-25 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जी किसी फॉलोअर, किसी टीम के फॉलोअर को वहां पे। अच्छा फारूक साहब, मुझे जल्दी से ये भी बताइएगा, लैंकाशायर ने आपसे माफी मांग ली है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी, लेकिन क्या आप इस मामले को मजीद तूल देना चाहते हैं, किसी कोर्ट में लेके जाके इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं कि क्यों आप को जर्सी पहन के, पाकिस्तान की जर्सी पहन के ग्राउंड से बाहर निकाला गया था, क्योंकि आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई? ये मैं सोच रहा हूँ अभी नेक्स्ट वीक, जो मेरे सोलिसिटर हैं उन्होंने पहले भी इसी चीज़ का इंतज़ार हम कर रहे थे कि उनका ये जो भी एक आउटपुट है निकल आई कंप्लेंट का, तो यकीनन बहुत ज़्यादा ज़हनी कोफ्त हुई है, बहुत ज़्यादा सदमा, एक टेंशन, बिला वजह एक बंदा मैच देखने जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए जाता है, इंजॉय करने के लिए जाता है, लेकिन बजाय इंजॉयमेंट के, एंटरटेनमेंट के, उन्होंने उल्टा सरदर्दी डाल दी। ये तो मैं पाकिस्तानी मीडिया का, बल्कि दुनिया भर के तमाम बहुत से ऐसे लोग थे जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक भी नहीं था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए उन्होंने मेरा साथ दिया और इस बात का बहुत बुरा मनाया कि भाई ये क्रिकेट की दुनिया में ये क्या हो रहा है कि कोई अगर तमाशाई जाता है और अपने मुल्क की शर्ट पहने हुए और पुरअमन अंदाज में, सबसे अहम चीज़ है कि वो अमन अमान के साथ, भाईचारे के साथ वो मैच देख रहा है किसी की शिकायत के बगैर,
आप एक दिन पहले वाकया हुआ है उस पर आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और ये उस वक्त मुझे ये भी नहीं बताया गया कि हम इस वजह से आपको ये कह रहे हैं ढांप दें। उन्होंने तो शायद ये तहैया किया हुआ था, उन्होंने कोई रीजन मुझे एक दिन पहले, तो ये अब मुझे ईमेल से पता चल रहा है कि जी ये एक दिन पहले कोई वाकया हुआ था। सही। उस दौरान जब ऊपर जो मेरी उनके साथ बहस चल रही थी या जब हम नीचे चले गए कुछ देर के लिए, उस वक्त भी उन्होंने ये नहीं बताया कि लास्ट डे कुछ ऐसा वाकया हुआ था। तो उन्होंने एक ठानी हुई थी जी पाकिस्तानी। बिल्कुल वो शर्ट फारूक ये साहब, आप पाकिस्तानी ठीक कह रहे को हैं। और अब उन्होंने- आपके मुताबिक आप जितनी इसकी करवाना चाहते हैं आप ज़रूर कराएं। ज़ाहिर है इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरूह करना या फिर होना ये कोई छोटी बात नहीं है। खैर, आप पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ बने और आप हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खबरतीन उज़ात। अब ऐसा सेगमेंट है जो कि आप इसको बहुत पसंद करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है। आजकल दाऊद जी उम्रे पे थे, सबसे पहले तो आपको उम्रा मुबारक हो। लेकिन अब उम्रे से वो वापस आ चुके हैं। दाऊद जी काफ़ी ज़्यादा आपकी गैर हाजिरी हो चुकी है। मैं स्ट्रेट अवे आपकी तरफ जाऊँगा, गज़ल को भी मौका नहीं दूंगा। आपसे हम पूछेंगे सितारों के हाथ। सो दाऊद जी प्लीज़ स्टार्ट कीजिएगा। आपका शुक्रिया। और अपने व्यूअर्स के लिए, अपने चैनल के लिए, अपनी टीम के लिए, दुआओं के लिए। जाहिर बात है अल्लाह के घर में जाना और अल्लाह के नबी के पास दुआओं का कहना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में ऐसे काम करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब एरीज बुर्ज हमल की तरफ। एरीज वालों के लिए इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं तो बड़ी तब्दीली है, पॉजिटिव तब्दीली है, चेंज आ रहा है। लेकिन आपने मायूसी और नेगेटिविटी से बचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आयत करीमा पढ़ें यहाँ पे 41 टाइम रोजाना। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में पॉजिटिविटी रहेगी। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बुर्ज सौर वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करेंगे, लेकिन हासदीन से बचना है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस वीक में। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बहुत अच्छा है, पैसे आ सकते हैं। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कंप्रोमाइज और शेयरिंग करते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज जोधा। बुर्ज जोधा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बुर्ज जोधा वाले इस वीक में मामलात को काफी पॉजिटिव तरीके से लेकर चलेंगे। कम्युनिकेशन जबरदस्त रहेगी, लेकिन किसी ना किसी मामले से मुतल्लिका एंड ऑफ द वीक में नेगेटिविटी का सामना पड़ सकता है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फायदा है। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में चेंज है और ये पॉजिटिव चेंज है। अपनी फैमिली से मुतल्लिका मामलात को लेकर चेंज लेकर आए। या रहीम या करीम का विर्द बहुत जबरदस्त रहेगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास कैंसर वाले। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैंसर वाले इस वीक में मामलात तो काफी अच्छे लेकर चलेंगे, लेकिन जज्बाती ना हो, अग्रेसिव ना हो। फाइट करना, लड़ाई झगड़ा और गुस्सा मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। जज्बातियत से मामला खराब हो सकता है। जॉब और बिजनेस नया आगाज कर सकते हैं, बहुत अच्छा आगाज हो सकता है। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, पैसे आ सकते हैं। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में डबल माइंडेड है, हम बैलेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजाना 119 मरतबा आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है जनाब लियो। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लियो वाले किसी मामलात को लेकर डबल माइंडेड हैं। अच्छा जी, आपके कुछ पुराने काम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और चेंज चाह रहे हैं अपने कामों से मुतल्लिका। ये चेंज होगा कि नहीं? जॉब और बिजनेस में देखें तो जॉब और बिजनेस में अभी कुछ समझ नहीं लग रही कि अपने पैसे कहाँ से आने, चीजें कैसे होनी है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में जबरदस्त एनर्जी है। आप इस वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम रोजाना पढ़ें और एनर्जी को बूस्ट दें। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास विर्गो। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो विर्गो वाले कोई डिसीजन ले रहे हैं। ये डिसीजन अभी ना लें, क्योंकि आगे आपको मायूसी और नेगेटिविटी का इस वीक में सामना करना पड़ सकता है। किसी मामले से मुतल्लिका चीटिंग और धोखा भी हो सकता है। जॉब और बिजनेस में गुस्सा को कंट्रोल करें, बड़े फैसले ना करें। मोहब्बत में अभी चीजें डिस्टर्ब हैं और आयतल कुर्सी 21 टाइम रोजाना पढ़ें, अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। लिब्रा। लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की अच्छा सर, हमारे पास थोड़ा सा वक्त भी कम है। तमीना ने गालिबन कॉल की है और वो ये पूछ रही है उनकी शादी के हवाले से, सही साहब, और 2-3 शादी, हेल्थ और फाइनेंशियल सूरत हाल के हवाले से वो पूछ रही है तमीना। अच्छा, ये तहमीना ने हमें कॉल की है और तहमीना अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती है। तहमीना की शादी में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सेहत के इश्यूज बेहतर हो जाएंगे
और फ्यूचर आने वाले वक्त में काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तहमीना के लिए एक अमल बता देता हूँ, 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 डेज लगातार ईशा के बाद पढ़ें और सुबह सूरह यासीन की पहली 9 आयत 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएं। काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आएगी। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और जादू का असर है जो उनके मामला ख़राब करता है, मगर ये ठीक होने वाला है। सही हो अदीला गया। from अदीला इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। अदीला भी पूछ रही है अपने हवाले से, अदीला के हवाले से। अस्सलाम के जी अच्छा अदीला हमारे साथ मौजूद है। जी अदीला पूछिएगा। जी दाऊद जी, मैंने आपको पहले कॉल की थी और आपको पहले आपसे पूछा था मेरे कैरियर के बारे में, तो आपने वजीफा बताया था, वो मैंने किया है। तो अभी उसके बाद बता दें, आपने कहा था वजीफा करके कंप्लीट करके तो आपसे पूछना है दोबारा। और मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 सितंबर 1994 है। अच्छा अदीला, आपकी पहले से तबीयत में तो बड़ा फर्क लगा है मुझे, काफी चीजें नेगेटिविटी खत्म हुई है और अभी ये है कि आपके कामों से मुतल्लिक़ भी आपको मजीद पढ़ाई की जरूरत है। वो मैं आपको पढ़ाई बता देता हूँ जो आपने करनी है। वो है 505 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करें 21 दिन। और सुबह के टाइम आप अपने कामों की नेगेटिविटी दूर करने के लिए पानी के ऊपर 2 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल 3 मरतबा पानी दम करके पिए। फिर इंशाल्लाह देखिएगा कितनी जबरदस्त एनर्जी आएगी। पैसों के इश्यूज हैं आपके साथ, वो जल्दी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही हो गया। बाकी स्टार्स कंप्लीट कर लें दाऊद जी जब तक टाइम। जी बिल्कुल। अभी हम लिब्रा के पास थे। लिब्रा वालों की एनर्जी तो बड़ी जबरदस्त है, रूहानियत से मुतल्लिक़ इनके काफी काम हो सकते हैं। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी हो सकती है और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी बेहतरी है। लिब्रा वालों को इस वीक में या हय्यु या क़य्यूम का विर्द करना चाहिए जिससे इसकी एनर्जी बूस्ट करेगी। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो स्कॉर्पियो वाले अपनी फैमिली से रिलेटेड की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। इनको इस वीक में सदका भी देना चाहिए। कोई ना कहीं मामला रात के वक्त काम ना करें, दिन के वक्त ज्यादा कामों में तवज्जो दें। मिक्स दालें लें इस वीक में, मिक्स दालों के ऊपर चारों कुल 11 मरतबा पढ़ के सदका दे दें। जॉब और बिजनेस में नेगेटिविटी आ सकती है, इस सदके से खत्म होगी। मोहब्बत में भी नेगेटिविटी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों की इस वीक स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो किसी मामले से मुतल्लिका थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। अच्छा आप कामों में लगे रहें, इस वीक में ज्यादा फायदा होगा और कहीं ना कोई ऑप्शंस भी रहेगी। जॉब और बिजनेस की बात करूं सेजिटेरियस की, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले आपके जॉब और बिजनेस। ठीक हो गया दाऊद जी। बहुत सारे कॉलर्स थे जिनकी कॉल्स भी हमारे पास आई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनकी कॉल्स एंटरटेन नहीं कर सके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दाऊद जी। जब भी हो लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत भरे पैगामात भी भेजते हैं। ख़वातीन और ज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।